नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के बेहद खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। एक लाइन आप सबने जरूर सुनी होगी, कहते हैं कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। अब इसकी एक मिसाल अगर आपको देखनी है तो झारखंड चुनाव को देखिए। बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने शानदार प्रदर्शन किया। 81 सदस्यीय विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ ही इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने कुल 56 सीटों पर जीत के साथ सत्ता में वापसी की। और इस जीत में यूं तो कई कारण रहे, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन की मेहनत अब किसी से छिपी हुई नहीं है। और इतनी बंपर जीत के पीछे कल्पना सोरेन दीवार बनकर खड़ी है, जिसकी वजह से हेमंत सोरेन लगातार दूसरी बार झारखंड की सत्ता में वापसी कर सके। और हम ये क्यों कह रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। कल्पना का सहज अंदाज ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। इस साल के शुरू होने से लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी और परिवार पर जो कुछ भी हुआ वो किसी से छिपा हुआ नहीं। तो एक बार फिर कल्पना सोरेन के अदृश्य परिश्रम और अक्षम्य साहस और पार्टी को लेकर दिन रात एक कर देने वाली संघर्षों को हम आपको बताते हैं। इस साल की शुरुआत में कहानी कुछ और थी। 31 जनवरी 2024 की राज्य को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीनी घोटाले के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उनके परिवार और पार्टी पर संकट के बादल मंडरा रहे थे, लेकिन साथ में थी उनकी पत्नी कल्पना सोरेन। एक ऐसा नाम जो अब तक सिर्फ उनके करीबियों को पता था, लेकिन करीब 300 दिनों के लंबे अरसे के बाद कल्पना सोरेन वापस लौटी तो न सिर्फ एक पत्नी के तौर पर बल्कि एक सशक्त राजनेता के रूप में भी। एक गृहिणी से लेकर स्टार प्रचारक बनने की उनकी ये जो यात्रा है वो अद्भुत। वो कैसे, हम आपको जैसे जैसे बताते जाएंगे आपको ये पूरा क्लियर होता जाएगा कि हम ये क्यों कह रहे हैं। उस नेता के रूप में कल्पना सोरेन उभरी जो आदिवासियों की भाषा में ही उनसे बातचीत करती, उन्हें समझती, आदिवासियों को और उनकी संस्कृति को जीती हैं और उनके संघर्षों को समझती हैं। क्योंकि अगर आपने कल्पना सोरेन को मंच से भाषण देते हुए सुना होगा तो आपको यह पता चलेगा कि उनके भाषण में कितनी गहराई होती है, कितना लगाव होता है। लेकिन भले ही वो आदिवासियों से जुड़ी हो, भाषा उन्हीं की हो, लेकिन सोच कल्पना सोरेन की वो मॉडर्न है, यानी आधुनिक। 5 मार्च 2024 को गिरिडीह में झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस पर कल्पना सोरेन ने सक्रिय राजनीति में कदम रखने का औपचारिक यानी आधिकारिक घोषणा की। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी ने पार्टी नेतृत्व में एक खाली जगह छोड़ दिया जब वो जेल गए, लेकिन कल्पना ने उस जगह को बड़े ही दृढ़ता और साहस के साथ उस जगह को भरा। और कल्पना सोरेन में एक ऐसा संगम है जिसने न सिर्फ झारखंड बल्कि पूरे देश को आकर्षित किया हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद। यानी कि एक चीज जो बिल्कुल साफ है कि कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन से अभी तक के मुताबिक देखा जाए तो वो कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन से 19 नहीं बल्कि 20 है। और ये पूरे चुनाव में दिखा। ये जीत के आंकड़े भी इस बात पर मोहर लगाते हैं। आपको बता दें कि एक तरफ बीजेपी थी जिसके बड़े से बड़े नेता झारखंड पहुंच रहे थे और एक के बाद एक झारखंड मुक्ति मोर्चा पर हमला कर रहे थे। सबको ऐसा लगा कि अब जीत बीजेपी की पक्की है, लेकिन फिर मोर्चा संभाला कल्पना सोरेन। और इस विधानसभा चुनाव में कल्पना सोरेन का अभियान केवल राजनीतिक नहीं था बल्कि व्यक्तिगत भी था। उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण से लेकर आदिवासी पहचान और अपने पति के लिए न्याय की बात, मैया सम्मान योजना जैसे कार्यक्रम महिलाओं में गहराई तक जुड़ाव बना सके, जिससे पार्टी को एक मजबूत समर्थन मिला। कल्पना ने 100 से अधिक रैलियां की और बड़े बड़े धुरंधर और अनुभवी राजनेताओं को पछाड़ दिया। कल्पना सोरेन केवल प्रचारक ही नहीं थी इस चुनाव में, बल्कि झारखंड की पहचान का प्रतीक बन गई। इंडिया गठबंधन ने 81 में से 56 सीटें जो जीती, इसमें कल्पना सोरेन का एक अहम भूमिका थी, उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका थी। एक ऐसी जीत जो कल्पना और हेमंत सोरेन के जनता में बनाए गए विश्वास का प्रतीक माना गया। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की कहानी केवल, मैंने कहा कि राजनीतिक अस्तित्व तक की कहानी नहीं, ये संघर्ष, साझेदारी और झारखंड की अदम्य आत्मा की गवाही। साथ ही कल्पना सोरेन ने नेतृत्व को फिर से परिभाषित करते हुए यह साबित किया कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी, यानी जब परिस्थिति
पूरी डैमेज हो चुकी हो, फिर भी उस परिस्थिति में साहस और पूरी तरीके से पेशेंस में रहकर जीत कैसे मिल सकती है, यह कल्पना सोरेन से सीखना चाहिए। उस राज्य में जहां पर जमीन अपनी आदिवासी विरासत के गीत गाती है, जहां जीत का एक नया अध्याय लिखा गया, झारखंड की मिट्टी से जुड़े नेता हेमंत सोरेन ने एक बार फिर अपने लोगों की उम्मीदों और संघर्षों को दिल में लेकर इसका नेतृत्व किया और आदिवासी समाज में गए। झारखंड की राजनीति में यह कहा जाता है कि जिसने संथाल परगना को जीत लिया, उसकी सरकार बनना तय है, उसकी सत्ता वापसी करना तय है। और संथाल परगना पर फतह हासिल करने के लिए हेमंत सोरेन ने सही समय पर एक योजना को लॉन्च किया, जिसका नाम था मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की महिलाओं के खाते में 1000 रुपए सीधे जमा किए जाने का वादा किया और उसकी 3 किस्तों को महिलाओं के, आदिवासी महिलाओं के खातों में डाला। हालांकि अब इस राशि को बढ़ाकर 1000 से 2500 रुपए तक का बढ़ाने का वादा इस बार हेमंत सोरेन ने किया। झारखंड की 29 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिन पर महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से कहीं ज्यादा है। इन इलाकों में महिलाएं भी वोट देने के लिए बड़ी संख्या में आगे आई और महिलाओं का भरोसा भी जीतने में जिस महिला की सबसे ज्यादा भूमिका रही, वो नाम था कल्पना सोरेन। कुल मिलाकर 68 सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट किए। ज्यादा महिला वोट वाली 28 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और उनकी सहयोगी पार्टियों को बढ़त मिली और पार्टी ने यह बात हर घर तक पहुंचा दी कि मैया सम्मान योजना सिर्फ एक योजना मात्र नहीं है, बल्कि यह हर झारखंडी महिला से किया गया वो वादा है जो उनके लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। मैंने कहा ना कि एक तरफ बीजेपी थी जो बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा लगातार उठा रही थी और दूसरी तरफ हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने मोर्चा संभाला हुआ था, जो उन्होंने जनता की भाषा में बात की, आदिवासियों के करीब जाकर उनके पास बैठे और उनके संघर्षों को जिया और उनकी जमीनी पहचान और संस्कृति की रक्षा करने का वादा किया। हेमंत सोरेन का आदिवासी पहचान से जुड़ाव काफी चर्चित रहा। सरना धर्म कोड के समर्थन से लेकर भूमि अधिकारों की लड़ाई तक हेमंत सोरेन ने झारखंड की आत्मा के संरक्षक के रूप में खुद को स्थापित किया। साथ में हर वक्त कल्पना सोरेन उनके साथ खड़ी रही। हेमंत और कल्पना ने मिलकर कुल 200 से अधिक रैलियां की और उनका स्पष्ट संदेश यह था कि यह चुनाव झारखंड की पहचान और उनकी महिलाओं और उसके भविष्य के बारे में। यानी इस चुनाव में एक बात तो बहुत स्पष्ट रही कि हेमंत सोरेन इस चुनाव में उन्होंने जितना कुछ भी किया, कल्पना सोरेन ने उसमें न सिर्फ हेमंत सोरेन का साथ दिया, बल्कि उसके अलावा दोगुनी मेहनत करके पार्टी को फिर से वहीं लाकर खड़ा कर दिया जहां पार्टी को पहुंचना बहुत जरूरी था। संथाल परगना प्रमंडल में कुल 18 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें कल्पना सोरेन के अथक प्रयास के बाद 100 से ज्यादा रैलियां करने के बाद 8 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षित है और 1 सीट जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, बाकी सीट अनारक्षित है। लेकिन कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन की जोड़ी का ही यह कमाल था कि इन 18 सीटों में से 11 सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा, 4 सीट पर कांग्रेस और 2 सीट पर आरजेडी ने जीत हासिल कर राज्य की कमान अपने हाथों में ले ली। और बीजेपी को एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद भी सिर्फ 1 सीट ही उनके खाते में आई। यानी कि इस पूरे जीत में अगर आप देखेंगे तो कल्पना सोरेन भले ही नजर ना आ रही हों, लेकिन 100 से ज्यादा रैलियां करके कल्पना सोरेन ने अपनी पार्टी यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा की पार्टी, अपने परिवार और अपने पति हेमंत सोरेन के साथ साथ वो खड़ी रही और उन्होंने रात दिन एक मेहनत करके पार्टी को इस बम्पर जीत का एक तरीके से सौगात दिया। इसलिए और संथाल का हम आपको गणित भी आपको दिखा देते हैं। तो हेमंत सोरेन जिस तरीके से वो मेहनत वो लगातार कर रहे थे, उसका एक परिणाम था और पूरी तरीके से और बीजेपी को 1 सीट मिली और साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी के हाथों में 1 सीट आई, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा को 18 सीटों में से 11 सीट पर उन्हें जीत मिली। 4 सीटों पर कांग्रेस, 2 सीट पर आरजेडी ने जीत हासिल की और 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली।
तो ये इस बार के चुनाव का पूरा गणित हमने आपको बताया कि जिस तरह से बीजेपी ने पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा को घेरा, तमाम तरह के आरोप लगे, बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठा, इसके बाद नौजवानों महिलाओं के साथ यह कहा गया कि आपकी बेटियों के साथ, आपकी जमीन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उसके बावजूद भी हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ मिलकर उन्होंने ये बम्पर जीत हासिल की। तो फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान सभा में शामिल सभी सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने संविधान सभा में शामिल 15 महिलाओं को भी श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति संस्कृत और मैथिली भाषा में संविधान का विमोचन करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा संविधान समावेशी और प्रगतिशील है। दुनिया में भारत को नई पहचान मिल रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि इस तरह के आयोजन हमें अब तक के सफर का अवलोकन करने और आगे बेहतर योजना बनाने का मौका देते हैं। संविधान हमारे देश का सबसे पवित्र ग्रंथ है। हम सब एक ऐतिहासिक अवसर के भागीदार भी बन रहे हैं और साक्षी भी। 75 वर्ष पहले संविधान सदन के इसी केंद्रीय कक्ष में आज ही के दिन संविधान सभा ने नवस्वाधीन देश के लिए संविधान निर्माण का बहुत बड़ा कार्य संपन्न किया था। उस दिन संविधान सभा के माध्यम से हम भारत के लोगों ने इस संविधान को अपनाया, अधिनियमित किया और आत्मार्पित किया था। हमारे संविधान हमारे लोकतांत्रिक गणतंत्र की सुदृढ़ आधारशिला है। हमारा संविधान हमारे सामूहिक और व्यक्तिगत स्वाभिमान को सुनिश्चित करता है। आज कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से मैं संविधान सभा के सदस्यों और कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। हमें उन अधिकारियों के अमूल्य योगदान को भी याद रखना चाहिए जिन्होंने नेपथ्य में रहकर काम किया। उनकी कार्यनिष्ठा ने संविधान निर्माण की प्रक्रिया को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया। उनमें प्रमुख भूमिका श्री BN राव की थी, जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। तो वहीं आज संविधान दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों को संविधान दिवस की शुभकामनाएं दी। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के संविधान को संविधान सभा के सभी सदस्यों को आदरपूर्वक मैं नमन करता हूं। 26 नवंबर आज के ही दिन 1949 में संविधान सभा में अपने समापन भाषण में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था, भारत को आज ईमानदार लोगों के एक समूह से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, जो अपने हितों से आगे देश का हित रखेंगे। नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वप्रथम की यही भावना भारत के संविधान को आने वाली कई सदियों तक जीवंत बनाए रखेगी। मैं संविधान ने मुझे जो काम दिया है, मैंने उसी मर्यादा में रहने का प्रयास किया है। मैंने कोई एंक्रोचमेंट की कोशिश नहीं की है, क्योंकि संविधान ने मुझे वो काम कहा, इसलिए मैंने अपनी मर्यादाओं को संभालते हुए अपनी बात को रखा है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। संविधान दिवस के मौके पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने दोनों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के सामने खड़ी दीवार को मजबूत करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि जहां हमारी सरकार आएगी वहां जाति जनगणना कराएंगे। हम ये तेलंगाना में कर रहे हैं। राहुल ने यह बात दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कांग्रेस के संविधान रक्षक कार्यक्रम के दौरान कही। नेता प्रतिपक्ष के भाषण के दौरान उनका माइक बंद हो गया। इस देश में 3000 साल से जो भी दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, गरीबों की बात करता है, उसका माइक ऑफ हो जाता है। माइक ऑफ हो जाता है। आपने देखा होगा, मुझे कहा
जब माइक ऑफ हो गया तो मुझे कहा, काफी लोग आए और उन्होंने कहा जाके बैठ जाइए। मैंने कहा मैं नहीं बैठूंगा, मैं खड़ा रहूंगा, मुझे नहीं बैठना। माइक जितना ऑफ करना है करो, मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा। यहां रोहित वेमुला जी की फोटो है पीछे, यहां पे ये बोलना चाहते थे, इनकी आवाज छीन ली गई। और हर रोज हिंदुस्तान में आदिवासी युवा, दलित युवा, पिछड़े वर्ग का युवा सपना देखता है, मैं इंजीनियर बनूं, मैं डॉक्टर बनूं, मैं लॉयर बनूं, मैं मीडिया में जाऊं, मैं आईएएस ऑफिसर बनूं। मगर सच्चाई यह है कि इस देश का पूरा सिस्टम पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के खिलाफ खड़ा हुआ है। यह सच्चाई है, क्योंकि अगर नहीं होता तो मीडिया में हमें ओबीसी वर्ग के, दलित वर्ग के, पिछड़े वर्ग के युवा दिखते, एंकर दिखते, मालिक दिखते। 200 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अदानी जी, अंबानी जी, टाटा, बिरला। इन कंपनीज में दलित, आदिवासी, पिछड़े लोग हमें मैनेजमेंट में दिखते, मालिकों की लिस्ट में दिखते, मगर नहीं। आपको हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कंपनियों की मालिकों की लिस्ट में एक ओबीसी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक पिछड़े वर्ग का नहीं मिलेगा। सच्चाई है। तो आपको कहा जाता है, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को कहा जाता है कि यह देश आपका है, इस देश में आपकी भागीदारी है, इस देश में आपकी प्रगति हो सकती है। मगर अगर हम डेटा को देखें तो यह बिल्कुल झूठ साबित होता है। डेटा दिखाता है कि 90 लोग हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, बजट बांटते हैं। 90 में से 3 दलित, 3 ओबीसी, 1 आदिवासी। 100 रुपए में से 5 रुपए ओबीसी वर्ग निर्णय लेता है। 100 में से 5, आपकी आबादी 50%, भागीदारी 100 में से 5। दलित भागीदारी 15%, आबादी 15%, भागीदारी 100 रुपए में से 1 रुपया। आदिवासी 8% आबादी, भागीदारी 100 रुपए में से 10 पैसा। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली में नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड के डायमंड जुबली समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की, जहां पर उन्होंने कहा कि हमारा देश सहकार से समृद्धि और समृद्धि से संपूर्णता की ओर जाना चाहता है। जब मैं सहकार से समृद्धि की ओर जाने की बात करता हूं तो उसमें सहकारिता मंत्रालय का स्थापना उद्देश्य भी इसके अंदर निहित है। हमारा लक्ष्य है कि 2027 तक भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए। हमारा देश सहकार से समृद्धि और समृद्धि से संपूर्णता की ओर जाना चाहता है। मैं जब सहकार से समृद्धि का नारा का जिक्र करता हूं तब सहकारिता मंत्रालय की स्थापना का उद्देश्य भी इसके अंदर समाहित है। हम एक ऐसी व्यवस्था चाहते हैं कि आर्थिक व्यवस्था देश के अंदर चाहते हैं कि जो देश के अग्रिम अर्थतंत्रों में सूचीबद्ध हो। हमने लक्ष्य रखा है कि 2027 में देश का अर्थतंत्र दुनिया में तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बने, हमारा लक्ष्य है। परंतु सहकारिता मंत्रालय की स्थापना का उद्देश्य भी यह है कि एक और तो हम दुनिया के तीसरे नंबर के अर्थतंत्र के स्थान पर पहुंचे, गौरव के साथ पहुंचे, और साथ ही साथ
140 करोड़ लोगों की सुखाकारी की भी चिंता की जाए। हम ऐसा आर्थिक विकास नहीं चाहते हैं जिस आर्थिक विकास से देश तो बहुत प्रगति कर जाए और देशवासी पिछड़ जाए। हम सम विकास चाहते हैं। तो वहीं हेमंत सोरेन ने केजरीवाल से मुलाकात की और उनके साथ में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी साथ रही। झारखंड में जीत के बाद दिल्ली पहुंचकर हेमंत सोरेन ने केजरीवाल को शपथ ग्रहण में आने का न्योता दिया। प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात किया हेमंत सोरेन ने। और इस दौरान आपको बता दें कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता सांसद राहुल गांधी और प्रियंका से भी दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह से भी संसद भवन में हेमंत सोरेन ने मुलाकात की। तो 26 नवंबर 2024 को आम आदमी पार्टी अपनी स्थापना दिवस के 12 साल पूरे कर चुकी है और ये पार्टी दिल्ली की सियासत में बागी स्वभाव के लिए जानी जाती है, जिसने पहली बार 28 दिसंबर 2013 को दिल्ली में सत्ता संभालकर एक नया अध्याय लिखा। इस दिन पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और उनके साथी नेताओं ने मुख्यमंत्री और मंत्री पद की शपथ ली। हालांकि सत्ता में उनकी ये पहली पारी महज 49 दिनों तक चली, लेकिन इसके बाद आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाई और भाजपा और कांग्रेस के साथ देश की तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बनकर उभरी। आज आम आदमी पार्टी 12 साल का जश्न मना रही है। देश की तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी ने आज अपना 12 साल पूरा किया। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ी याचिका पर आज सुनवाई हुई और इस दौरान केंद्र सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से कहा कि वो इस पर विचार कर रहे हैं कि क्या राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए। केंद्र 19 दिसंबर को अपने फैसले की जानकारी कोर्ट को देगा। भारत के डिप्टी सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडे ने कोर्ट में बताया है कि मंत्रालय को राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता के आधार पर उनकी नागरिकता रद्द करने की मांग करने की जानकारी मिली है और ये प्रक्रिया में है, यानी इन प्रोसेस है। इसमें पहले लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर 24 अक्टूबर को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई थी। तो वहीं माफिया मुख्तार अंसारी के परिवार पर बड़ी आर्थिक चोट हुई है। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी के गृह जिले गाजीपुर की पुलिस ने मंगलवार को लखनऊ के विभूति खंड स्थित ओमेक्स अपार्टमेंट के चेल्सिया टावर में मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा का फ्लैट नंबर जो कि 1402 है उसको कुर्क कर लिया। इस फ्लैट की कीमत करीब 54 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत यह कार्रवाई की। तो खबर दिन भर में फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।